दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि क्लास 11th का हमारा चैप्टर होगा। क्लास 11th की स्टार्टिंग हमारी मोल कॉन्सेप्ट से होती है। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले यह जानना होगा कि किन किन हथकंडों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या वो बेसिक टूल्स होंगे जिनकी आवश्यकता हमको केमिस्ट्री के ईच एंड एवरी चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर होगा। ये एक्चुअल में चैप्टर नहीं बल्कि हम इसको एक ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं कि जितने भी आपके आने वाले आगे के चैप्टर्स होंगे उन सब में इस चैप्टर में यूज होने वाले टर्म्स का यूज किया जाएगा। इनका एप्लीकेशन एक्चुअल में जिन टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे इनका एप्लीकेशन हम देखते जाएंगे अपने आने वाले हर नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो दोस्तों हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए और आज स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा मोल कॉन्सेप्ट, या आप बोल सकते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमको बात करनी है। तो एक्चुअल में आपको केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में पढ़ना होता है कि एटम्स क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्चुअल में मैटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इन सारी चीजों के बारे में बेसिकली हम अपने क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके होते हैं। फिर भी आज हम थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में इन चैप्टर्स की शुरुआत कहां से हुई और किन किन टर्म्स को हमको जानना पड़ेगा। तो यदि मैं बात करूं इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करने की, तो सबसे पहली चीज जो होगी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। कि दोस्तों एक्चुअल में हमारे मैटर्स क्या होते हैं। तो यदि मैटर्स के बारे में बात किया जाए तो यू ऑल नो बेटर अबाउट इट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। मैटर का बेसिकली दोस्तों मतलब होता है कि जिसके पास मास हो और जो क्या करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे। क्या करे दोस्तों, जिसके पास अपना क्या हो, एक मास हो और जो स्पेस को क्या करे दोस्तों, ऑक्युपाई करे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मैटर्स आर दोज सब्सटेंसेस which have their particular mass, certain mass and which occupies space। जो मास जिसके पास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे, एक्चुअल में हम उनको बोलेंगे क्या चीज दोस्तों, मैटर, कि वो होंगे हमारे क्या, मैटर्स। अब बात ये आती है कि एक्चुअल में मैटर्स जो हमारे होते हैं वो कैसे बनते हैं, मैटर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उनके अंदर मासेज आए, उनके अंदर स्पेस को ऑक्युपाई करने की टेंडेंसी आई, तो एक्चुअल में इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इनके फॉर्मेशन के बारे में दोस्तों यदि हम बात करें तो बहुत पहले से ही मैटर्स के कॉन्सेप्ट चल रहे थे, लॉन्ग एगो टाइम से। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपका आता है वो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था कनाद। ये लगभग आपके 600 बीसी में आए थे, जो आपके कनाद थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि मैटर्स एक्चुअल में कैसे आपके फॉर्म हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि मैटर्स जो आपके फॉर्म हुए हैं वो बहुत ही वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो कि आपके इंडिविजुअल होते हैं, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और वो क्या होते हैं दोस्तों, वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जो कि इंडिविजुअल होंगे, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जिनको फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि एक्चुअल में पार्टिकल जो आपके मैटर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कुछ स्मॉल पार्टिकल्स से हुआ था जो कि इंडिविजुअल हैं, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने कह दिया एटम, हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स थे हमारे एक्चुअल में वही क्या हो गए, हमारे एटम्स। उसके बाद और भी हमारे यूनानी फिलोसोफर्स आए और उन यूनानी फिलोसोफर्स ने भी अपनी अपनी थ्योरीज दी कि एक्चुअल में मैटर्स का फॉर्मेशन कहां से हुआ है, कैसे हुआ है। तो उसमें आपके यूनानी फिलोसोफर्स आए, उसमें से कुछ लोगों ने अपने ये कॉन्सेप्ट दिए कि एक्चुअल में जो हमारे मैटर्स हैं उनका फॉर्मेशन वो एग्रीगेशन है, वो एग्रीगेट है कुछ हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनको हम बोल सकते हैं स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने कनाद का आपको बताया। उसके बाद आपके कुछ यूनानी फिलोसोफर्स के भी कॉन्सेप्ट आते हैं जिन्होंने आपका बताया था कि मैटर्स आर एग्रीगेट्स, मैटर्स आर एग्रीगेट्स ऑफ
इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि आपके सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? सॉलिड होते हैं। तो इन्होंने मैटर्स के बारे में बताया कि मैटर्स एक्चुअल में एग्रीगेट्स है, कलेक्शन है किसका? स्मॉल इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी होती हैं वो हमारी सेल्स होती हैं। मतलब कि सेल्स जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी बॉडी के फॉर्मेशन में, तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे स्मॉल इंडिविजुअल ब्लॉक्स होंगे जो कि हमारे कौन से स्टेट में होंगे दोस्तों? सॉलिड स्टेट में होंगे, काफी सॉलिड होंगे। वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? आपके मैटर्स का। इसी में आपके एक फिलोसफर है, यूनानी फिलोसफर ही थे जिनको हम डेमोक्रिटस के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया एक्चुअल में कि जो आपके इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं उन्होंने उनको कह दिया परमाणु। परमाणु जिसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सिमिलर टू एटम। एक्चुअल में जो इंडिविजुअल का मतलब होता है उसका मतलब इन्होंने लिया किससे दोस्तों? परमाणु से, कि इंडिविजुअल का मतलब होता है क्या चीज? परमाणु। तो इसलिए इन्होंने इन स्मॉल बिल्डिंग जो ब्लॉक्स थी जो सॉलिड स्टेट में थे, इन्होंने इसको क्या बोल दिया? आपका परमाणु बोल दिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एटम बोल सकते हैं। तो अब एक्चुअल में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आपके आने लगे थे कि जो हमारे मैटर्स होते हैं वो स्मॉल सॉलिड बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या चीज? परमाणु, या उनको हम बोल सकते हैं एटम्स। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे थी कि इन्होंने कोई इसका एक्सपेरिमेंटल अप्रूवल नहीं दे पाया कि एक्सपेरिमेंटली हम बता पाए, प्रूव करके ये दिखा पाए कि वो एटम्स हमारे होते हैं, एटम्स एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे एटम्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट्स हो गए जो यूनानी फिलोसफर्स हमारे थे, उसके पहले जो हमारे कनाड आए थे, या फिर मैटर्स हमारे क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने जाना। अब उसके बाद जो इसका एक स्टैंडर्ड अप्रोच आया इन सभी चीजों के बाद, तो वो आए आपके सर जॉन डाल्टन। आप लोग बखूबी इस नाम से वाकिफ होंगे। सर जॉन डाल्टन का पहला अप्रोच आया था इन मैटर्स को एक्सप्लेन करने में कि हाउ मैटर्स आर फॉर्म्ड, मैटर कैसे आपके बने हुए हैं, क्या आपके एटम्स होते हैं। तो इसके बाद आपका आया, आपके आए सर जॉन डाल्टन। तो मैं आपको बताऊंगा यहां पे जॉन डाल्टन। ये जो सर जॉन डाल्टन थे, तक की इनकी हिस्ट्री रही है और इन्होंने केमिस्ट्री की शुरुआत में अपना बहुत ही योगदान दिया है। तो सर जॉन डाल्टन आए, इन्होंने अपनी एक थियरी दी, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। थियरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको आप बोल सकते हैं एक्चुअल में थियरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इन्होंने अपनी दी थी थियरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इनकी थियरी की कुछ आपकी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स थे कि क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक को हम एक बाय एक आपको बनाते हुए दिखाते चले जा रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, जो पहले से आपके ऑब्जर्वेशंस आए थे उन्हीं को इन्होंने सिस्टमेटिक कर दिया और उन्होंने मैटर को कहा कि जो आपके मैटर्स होते हैं वो एक्चुअल में इंडिविजुअल सॉलिड्स होते हैं, जो किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? आपके एटम के नाम से जाने जाते हैं। फिर इनका जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। ये आपके क्या होते हैं? ये सिमिलर होते हैं। किन किन चीजों में सिमिलर आपके होते हैं? आप बोल सकते हैं कि साइज में सिमिलर हो गए, या फिर वो आपके जो शेप होता है उसमें सिमिलर आपके हो गए, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो मास में सिमिलर हो गए। मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के कितने हुए एटम्स आप ले लीजिएगा। एक्चुअल में जो एटम्स आपके होते हैं वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो वो जो आपके एक्चुअल में एटम्स होंगे उनका जो साइज होगा, शेप होगा या मास होगा, वो दोस्तों क्या होगा? सेम होगा। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि एक्चुअल में
जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स, मतलब कि जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो आपके साइज में, शेप में या मास में वो दोस्तों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। और एक इन्होंने और अच्छी बात बताई जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका, एटम कैन नॉट बी फॉर्म और destroyed by chemical process। इन्होंने इस बात को भी बताया था कि एटम्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल प्रोसेस, मतलब कि हम कुछ भी करके किसी भी केमिकल चेंजेस के द्वारा, केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा आपके एटम्स को न तो बना सकते हैं और न ही उनको बिगाड़ सकते हैं। तो ये हमारे सर जॉन डाल्टन थे, इन जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल अप्रूवल दिया था। और एक्चुअल में जो हम बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न अप्रोच इसका हुआ एटम्स के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके सर जॉन डाल्टन के द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई। तो ये हमारे हो गए मैटर्स और ये हो गए एटम्स। एटम्स आर स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल्स जो कि इंडिविजुअल ब्लॉक्स आपके होते हैं, किसी भी मैटर्स के फॉर्मेशन में दोस्तों क्या करते हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैटर्स के बारे में हम लोग दोनों ने देख लिया। अब हम देखेंगे कि मैटर्स एक्चुअल में क्लासिफाई कैसे किए गए। जो आप इसके बारे में कंप्लीटली अच्छे से जानते होंगे कि टाइप्स ऑफ मैटर्स, मैटर्स का क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे मैटर्स के क्लासिफिकेशन को यदि हम बताने की कोशिश करें कि मैटर्स आपके कैसे क्लासिफाई किए गए, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मैटर्स थे ये एक्चुअल में मैटर्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। एक तो पहला था आपका जो फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और एक था आपका केमिकल बेस। कि एक्चुअल में फिजिकली इनको कैसे आपका क्लासिफाई किया गया और आपका केमिकली कैसे क्लासिफाई किया गया। तो फिजिकल बेस पे यदि देखें इनको, तो इनको एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था आपका सॉलिड, दूसरा दोस्तों था आपका लिक्विड, और तीसरा आपका था गैस। और यदि इसके बेस पे हम बोले तो ये एक्चुअल में 2 चीजों में इसको बताया गया था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर और इम्प्योर। तो प्योर कैटेगरी में आपकी 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो आपका हो जाता है दोस्तों एलिमेंट, और एक हो जाता है आपका कंपाउंड। और ये इम्प्योर में दोस्तों आपका आ जाता है मिक्सचर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बखूबी पता होंगी, पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे थे तो इसको हम आपको बता दिए कि मैटर्स आपके एक्चुअल में क्या होते हैं, मैटर्स कैसे आपके बने और मैटर्स को एक्चुअल में कैसे क्लासिफाई किया गया। एटम्स के कॉन्सेप्ट आपके आ गए। सर जॉन डाल्टन ने भी इसका अप्रूवल दे दिया कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, जिनको हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा न तो बना सकते हैं, न ही उनका फॉर्मेशन पॉसिबल है, और न ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब एटम्स आ गए, तो चूंकि आपको पता है कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द एग्रीगेशन ऑफ मैटर्स। मैटर को एग्रीगेट करने के लिए ये जो आपके एटम्स होते हैं वो सॉलिड स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्चुअल में जब आपका एटम आ गया तो अब इनके मासेस के बारे में बात की कि एटम आपके आ गए, डिफरेंट एलिमेंट्स आपके आ गए। तो आप सोचेंगे कि सर आपने अभी बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो एक्चुअल में अभी यहां पे आपसे बात करूं एटम की, तो अब ये बात आई कि एटम के मास को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एटम जो है उसी से आपका मैटर बना है, मैटर के पास मास है, वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। तो एक्चुअल में एटम का मास हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके मास के बारे में जानकारी हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब जो भी यहां से हम अपने एक एक टॉपिक्स को बताते जाएंगे वो एक्चुअल में इस एटम के मास से ही रिलेटेड हमारे
मतलब कि डेफिनेशंस होंगे, क्योंकि दोस्तों ये चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सर जॉन डाल्टन की जो थियोरी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की थियोरी, उसका जो लास्ट पॉइंट है उसको आप देखेंगे तो उसमें बताया गया था कि द एटम्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, वो डिफरेंट होते हैं साइज में भी, शेप में भी और मासेस में भी। तो आपको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स आपके सर्च कर किए जा चुके हैं, इसका मतलब कि जो उनके एटम्स होंगे उनके शेप, साइज और मासेस डिफरेंट होंगे। तो हमारे पास सबसे बेसिक नीड आ पड़ी है, अब हमको पता चलना चाहिए कि मास एक्चुअल में क्या होता है, मास को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मेन बात आ गई कि मास, तो यहाँ पे अब आपके पास बात आ गई कि हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है। तो अब चलिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन की शुरुआत हम कुछ बेसिक डेफिनेशन से करेंगे कि एक्चुअल में हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि इस मासेस के कैलकुलेशन के लिए आपकी रिक्वायर होती हैं। तो उन बेसिक डेफिनेशंस में जो सबसे पहली डेफिनेशन मैं बताऊंगा आपको, सम बेसिक डेफिनेशंस। सम बेसिक डेफिनेशंस। दोस्तों आप लोगों को बोर एकदम नहीं होना है, काफी मैं इंटरेस्टिंग तरीके से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने की, आप लोग बस इसमें बने रहिए। अभी जब हमारा इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, कुछ डेफिनेशंस को हम पढ़ लेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग हमारे लिए वो हो जाएगा। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे पास होगी वो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम लोग शॉर्ट में RAMD बोल सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा दोस्तों रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो रिलेटिव दोस्तों आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, यहां पे आपके पास रिलेटिव मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू द गिवन मास यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ एटम। मतलब कि किसी गिवन स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में कोई चीज हमको गिवन होगी, उसके रिलेटिव, उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है दोस्तों, मास फाइंड आउट करना है। तो रिलेटिव का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर थिंग, एनी स्पेसिफिक थिंग, एनी स्टैंडर्ड थिंग। जो आपकी कोई स्टैंडर्ड थिंग होगी, जो आपकी कोई पर्टिकुलर नोन थिंग होगी, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या चीज फाइंड आउट करना है दोस्तों, आपको मास फाइंड आउट करना होगा। तो एक्चुअल में एटॉमिक, जो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, हाउ एटम हैवी। इसका मतलब कि आपका कोई भी एटम कितना हैवी है, इसी चीज का पता चलेगा हमको किस चीज से, रिलेटिव एटॉमिक मास से, कि कोई एटम आपका कितना ज्यादा हैवी होगा या आप उसको कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो एक्चुअल में हैवीनेस की, कि वो एक्चुअल में कितना हैवी है या कितना लाइट है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एक चीज और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सपोज दैट यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता हो, तो एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके सराउंडिंग में आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब आपको पता है कि ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दोस्तों एक्चुअल में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जो आपका किसी भी एटम का मास होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, आपका मास ऑफ न्यूक्लियस। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी एटम का मास का मतलब हो गया दोस्तों मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अब मास ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो आपको पता है कि न्यूक्लियस में जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स पे आपका मास क्या होने वाला है दोस्तों, डिपेंड करने वाला है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हो गए, और इसको बोलते हैं कंबाइंड रूप से न्यूक्लियन। न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस का मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन बोल सकते हैं या फिर प्रोटॉन को भी दोस्तों क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियन।
तो एक्चुअल में एटॉमिक मास को हमने देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो न्यूक्लियस होंगी और सेल्स होंगे। तो एक्चुअल में जो एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस के मास द्वारा जाना जाता है कि किसी भी एटम का मास न्यूक्लियस के मास द्वारा आइडेंटिफाई होगा, और जो न्यूक्लियस का मास होगा वो न्यूक्लियस में जो चीजें रहेंगी उन्हीं से फाइंड आउट किया जाएगा कि कहीं और से चले आएंगे। तो ये न्यूक्लियस के मास द्वारा फाइंड आउट होगा, और न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इसका मतलब कि जो एटॉमिक मास है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को हम कंबाइंड रूप से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पे, कि एक्चुअल में जितने ज्यादा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस होंगे उतने ही ज्यादा उस एटम का क्या होगा, आपका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होगा। तो एक्चुअल में जो आपका एटॉमिक मास होगा वो हमको फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि जहां भी रिलेटिव एटॉमिक मास की बात आ जाए वहां पे आपके दिमाग में हमेशा और हमेशा न्यूक्लियन आना चाहिए, मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो आपको पता है कि उनके न्यूक्लियस में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि सोडियम का न्यूक्लियस हुआ तो सोडियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को कंबाइंड रूप से यदि आप देखने की कोशिश करें तो 23 होंगे, लेकिन यदि आप वहीं पे मैग्नीशियम की बात कर देंगे, मैग्नीशियम के एटम की, तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो आप यहीं पे डिफरेंस देख सकते हैं। एक्चुअल मास में डिफरेंस आता है न्यूक्लियस में डिफरेंस होने के कारण, और न्यूक्लियस में डिफरेंस आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, जिसको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। तो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि यदि आप रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करोगे दोस्तों तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दैट पर्टिकुलर एटम कंटेन्स, कि वो पर्टिकुलर एटम का न्यूक्लियस कितना आपका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को कंटेन कर रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में जानना होगा तो मैं फिर से बता दूं कि आपके दिमाग में आना चाहिए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यदि रिलेटिव एटॉमिक मास आपको फाइंड आउट करना है तो आप बस ये फाइंड आउट कीजिए कि एक्चुअल में उसके न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियंस है, मतलब कितने न्यूट्रॉन्स या कितने आपके प्रोटॉन्स है कंबाइंड रूप से। तो एक्चुअल में यदि हम आपसे बोल दें न्यूक्लियर एंड प्रोटॉन, ये आर का मतलब कि एक प्रोटॉन को भी आप न्यूक्लियन बोल सकते हैं और एक न्यूट्रॉन को भी आप न्यूक्लियन बोल सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे कहूं कि सोडियम में हाउ मेनी न्यूक्लियंस, तो यदि आपसे पूछा जाए कि सोडियम में हाउ मेनी न्यूक्लियंस तो आपका आंसर होगा क्या दोस्तों, 23। इसमें कितने आपके न्यूक्लियंस होते हैं, 23 न्यूक्लियंस होते हैं, जिसमें से कुछ प्रोटॉन होंगे और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। तो आप प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन बोल सकते हो और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन बोल सकते हो। तो जो कंप्लीट न्यूक्लियंस की नंबरिंग होगी उससे आपके न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट किया जाएगा, और न्यूक्लियस के मास से ही दोस्तों आपका क्या होता है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास का जो बेसिक मतलब आपका हुआ वो हुआ कि हाउ द एटम हैवी इज, कि आपका एटम कितना हैवी है। एटम की हैवीनेस डिपेंड करती है न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस की हैवीनेस डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस एंड ये न्यूक्लियंस पे, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आप सिंपली समझेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मतलब कि हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। ये तो हमारा एक कंसेप्चुअल बात हो गया, शॉर्ट ट्रिक आप बोल सकते हैं इसको कि रिलेटिव एटॉमिक मास देख लेंगे कि कितने न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, उसी को आप बोल देंगे उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमको देनी होगी क्योंकि ये किसी के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तो आइए हम आपको कुछ उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को भी बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों किसी के रिस्पेक्ट में आपको देना है तो किसी नॉन चीज के ही रिस्पेक्ट में आप देंगे। तो नॉन चीज क्या होगा कि कोई एलिमेंट ही होगा। तो नॉन चीजों में दोस्तों जब डाल्टन साहब ने लिया था तो डाल्टन ने इस रिलेटिव एटॉमिक मास में जो हाइड्रोजन एटम है उसी को स्टैंडर्ड माना था। क्या माना था दोस्तों, उसी को इन्होंने स्टैंडर्ड माना था। बाद में ये स्टैंडर्ड आपका चेंज हुआ ऑक्सीजन एटम में। उसके बाद जो इस समय मॉडर्न टाइम में चल रहा है वो है कार्बन 12 एटम C12, और यही दोस्तों
कार्बन 12 के ही रिस्पेक्ट में आपका रिलेटिव एटॉमिक मास इस समय दिया जाता है। लेकिन सर जॉन डाल्टन ने जो अपना एक स्टैंडर्ड लिया हुआ था वो किसको लिया हुआ था दोस्तों? हाइड्रोजन को लिया हुआ था। लेटर ऑन कुछ समय के बाद आपका यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ और उसके बाद इस समय नाउअडेज आजकल जो आपका चल रहा है वो कार्बन 12 चल रहा है। आपके दिमाग में आता होगा दोस्तों कि एक्चुअल में कार्बन 12 को ही हम क्यों लेते हैं, क्यों इन दोनों लोगों को छोड़ दिए? तो सबसे पहले आप रीजन जान लीजिए कि उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो कार्बन 12 का एक्चुअल में एटॉमिक मास होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ C12 इज इक्वल टू 12.00001। मतलब ये देखिए कितना एक्यूरेट आ रहा है। और एक्चुअल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं वो भी इसमें कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक्चुअल एटॉमिक मास जो है वो भी इसका 12 के करीब है और इसमें नंबर ऑफ जो न्यूक्लियंस है वो भी एग्जैक्ट आपके 12 है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये आपका एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में थोड़ी बहुत वेरिएंस आ जाती थी कि हम देखते थे कि जो उसके न्यूक्लियस में आपके पार्टिकल्स हैं, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उनके मासेस से उसका एक्चुअल एटॉमिक मास थोड़ा बहुत डिफर कर जाता था, थोड़ा बहुत। लेकिन कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में देखा गया कार्बन के भी बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, सॉरी आइसोटोप्स होते हैं। जैसे आपका C12 हुआ, C13 हुआ, C14 हुआ। कार्बन 14 डेटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वो एक्चुअल में रेडियो एक्टिव होता है C14, उसको स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। लेकिन इसमें कार्बन 12 में जितने एक्चुअल में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एक्चुअल एटॉमिक मास होता है। और आपको पता है कि एटॉमिक मास का मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब कि कार्बन 12 आपका कार्बन 12 एक्यूरेट बैठ रहा है। इसलिए हम कार्बन 12 के न्यूक्लियंस के रिस्पेक्ट में हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या करते हैं दोस्तों? फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में कितने न्यूक्लियंस होंगे? तो हर आपका एटम होगा उसमें अलग अलग न्यूक्लियंस होंगे, उसके अलग अलग मासेस होंगे। तो हमको एक न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में क्या करना है दोस्तों? फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास। वही होगा आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। और वो आपका स्टैंडर्ड जो रिलेटिव आप लेंगे, वो रिलेटिव किसका लेंगे दोस्तों? आप लोग जो रिलेटिव आप लेंगे वो लेंगे कार्बन 12 को। ये हाइड्रोजन एटम शुरुआत में लिया गया था, ऑक्सीजन एटम उसके बाद लिया गया और उसके बाद आपका ले लिया गया कार्बन 12 जो कि इस समय चल रहा है। तो एक्चुअल में जितनी भी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आपको दी जाती होंगी, आप देखते होंगे कि मोस्टली कार्बन 12 के ही रिस्पेक्ट में दोस्तों क्या होती है? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ही दी जाती है। तो आइए अब हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी हाइड्रोजन स्केल पे, ऑक्सीजन स्केल पे या फिर कार्बन स्केल पे। तो हमको ऑक्सीजन और कार्बन स्केल पे नहीं पढ़ना है। हम एक्चुअल में हर एक चीज की यहाँ PhD करने नहीं आए हैं। हमको एक्चुअल में देखना है कि कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे बताना चाहूंगा। एट C12 स्केल, कार्बन 12 स्केल पे क्या होता है? तो मैं बता दूं कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ element with respect to the mass of one atom of mass of one atom of कार्बन 12। तो कार्बन 12 के मास के रिस्पेक्ट में जो आपके किसी भी एटम के जो एलिमेंट के एक एटम का मास होगा वही एक्चुअल में हमारा क्या होगा दोस्तों? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना हो विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 के एक एटम के रिस्पेक्ट में आप यदि इसके मास को फाइंड आउट करना चाहो तो वही क्या होगा? इसका रेशियो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। अब यदि हम इसको फार्मूलेट करें कि एक्चुअली फार्मूला क्या होगा इसका, तो मैं आपको फार्मूला इसका लिख दे रहा हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन
एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12। अभी मैं बता रहा हूं 1/12 क्यों कर रहा हूं। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये दोस्तों हमारा क्या है, फार्मूला। अब आप सोचेंगे कि हमने 1/12 क्यों किया। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कार्बन जो 12 होता है उसके न्यूक्लियस में आपके 12 न्यूक्लियस होते हैं। मतलब कि 12 पार्टिकल्स होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के, और कहीं ना कहीं रिलेटिव एटॉमिक मास न्यूक्लियस से ही लिया जाता है। इसका मतलब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिए हैं, लेकिन इसके किसी एक न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में किसी भी एटम में कितने न्यूक्लियस हैं, उन चीजों को हमको क्या करना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास की हेल्प से फाइंड आउट करना होता है। तो चूंकि कार्बन 12 के न्यूक्लियस में 12 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन डेफिनेशन आपको एक न्यूक्लियस पे देनी है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, 1/12 करना पड़ा। क्योंकि कार्बन 12 का जो मास होगा वो एक्चुअल में 12 न्यूक्लियस का मास होगा, लेकिन हमको तो एक न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में देना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 1/12 कर दिया। तो ये आपकी दोस्तों क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब देखिए आपको यहाँ पे मास रखना है, नीचे भी दोस्तों आपका क्या है, मास आ गया। इसका मतलब कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया वो क्या हो गई आपकी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अदर जब डेफिनेशंस में बताऊंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद आपका एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो उन सभी में आपके क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, उनकी यूनिट्स क्या होंगी। तो आपको इसकी यूनिट पे ध्यान रखना है कि जो आपका ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास होता है दोस्तों, वो क्या होती है आपकी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्योंकि ये क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट टू द मास ऑफ वन न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के एक एटम के रिस्पेक्ट में किसी भी एटम का क्या मास होगा, एक एटम के मास के रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का क्या मास होगा, वही हमारा होगा दोस्तों रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पे पूरा आपका डिटेल यहाँ पे आज पढ़ा कि एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो सब कुछ भूल के आपके दिमाग में होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या होते हैं आपके रिलेटिव एटॉमिक मास। अब दोस्तों ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा हो गया। अब हम इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में आप बहुत जगह देखे होंगे कि जो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस या कार्बन 12 के ही यदि मास को पूछ दिया जाए, एटॉमिक मास को, तो आप बोलते हो कि 12 AMU। क्या बोलते हैं आप, 12 AMU। तो एक्चुअल में ये AMU क्या होता है, या 12U बोला जाता है, या 12Da बोला जाता है डाल्टन कार्बन 12 के लिए, या सोडियम के लिए आपको याद होगा 23 बोला जाता है। तो एक्चुअल में AMU क्या होता है, उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या चीज है वो, तो आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे किसके बारे में, AMU। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट होगा दोस्तों। इसका मतलब आपका होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या हुआ दोस्तों, ए से एटॉमिक, एम से मास और यू से यूनिट। तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि एक्चुअल में ये क्या है, आपकी एक यूनिट टाइप की दिख रही है। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है AMU के बारे में। अब बिना टाइम गवाए हम इसकी यदि सीधे डेफिनेशंस पे जाने की कोशिश करें तो मैं बता दूं आपसे कि 1 AMU is equal to the 1/12 part of 1/12 of mass of कार्बन 12, या इसको बोल सकते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये दोस्तों इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई, इसको आपको याद रखना है। 1 एटम ऑफ कार्बन 12। जितनी भी डेफिनेशन दोस्तों आपको दी जाएंगी, जो भी उसमें स्टैंडर्ड आपका माना जाएगा वो कार्बन 12 माना जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी कि कार्बन 12 का जो मास होता है उसके 1/12 पार्ट के इक्वल होगा दोस्तों आपका 1 AMU। तो यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करना चाहूं
कि कैलकुलेशन ऑफ 1 AMU, तो इसकी देखिए कैलकुलेशन आपकी कैसे होगी। तो आपको पता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब यदि कार्बन 12 के एक एटम का मास यदि आप फाइंड आउट करना चाहें ग्राम में, तो वो एक्चुअल में आपका मास होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। आपको मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। एक्चुअल में आप एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करोगे, एटम का मास कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की जो नंबरिंग होगी उसमें आप उनके मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं। तो कार्बन 12 में आपके एक्चुअल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 12। और यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास देखा जाए तो लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़े सा का डिफरेंस होता है, लेकिन चलिए मैं फिर भी ले रहा हूं 1.67 इंटू 10⁻24। ये हो गया किसमें दोस्तों, आपका ग्राम में। तो अब एक्चुअल में इसको जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करके फाइंड आउट करोगे तो एक्चुअल में आता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो आप देखिए मैंने कहां से फाइंड आउट किया, चूंकि कार्बन 12 के न्यूक्लियस में आपके कितने न्यूक्लियस थे, 12 न्यूक्लियस थे। आपको पता है कि 12 न्यूक्लियस का जो मास होगा वही कार्बन 12 के एक एटम का मास होगा। तो 12 न्यूक्लियस के नंबर में से एक न्यूक्लियन के मास को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 न्यूक्लियस का मास आ गया, मतलब कार्बन 12 का मास आ गया। तो ये एक्चुअल में इतना आया। अब चूंकि आपको पता है कि 12 से मल्टीप्लाई आपने किया है, तो ये वैल्यू एक्चुअल में यही आपकी आती है 1.64 के करीब इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये आपका हो गया 1 AMU और आपका ग्राम में रिलेशन। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कि किसी भी एटम के मास को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो वो यूनिट आपकी होती है एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो यदि किसी भी न्यूक्लियस का मास आपको AMU में दिया हुआ है, तो यदि आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 1.64 इंटू 10⁻24 से आप क्या कर दोगे, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि एक्चुअल में आपका AMU और ग्राम में क्या रिलेशन होता है। आप यहां से भी देख सकते हो कि ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1/12 हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें 12 न्यूक्लियस थे, तो एक न्यूक्लियन का मास आपका चाहिए, मतलब कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। यदि 1 AMU को मैं शॉर्ट में आपसे कहना चाहूं तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। आप इस चीज को समझेंगे, क्या हो गया, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, क्योंकि एक न्यूक्लियन का जो मास होता है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का करीब इतने ही ग्राम के क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। तो आप धीरे धीरे इसको फील कर पा रहे होंगे कि AMU क्या है, न्यूक्लियंस क्या है, न्यूक्लियस का मास क्या है, एटम का मास क्या है। तो इन सारी चीजों को आप धीरे धीरे देखते जा रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इजीली हम हर एक चीज को क्या करेंगे दोस्तों, सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये AMU या ग्राम में रिलेशन हो गया। अब आपको एक पॉइंट और मैं बता दूं कि कभी कभी AMU को हम U से डिनोट करते हैं। U का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों का यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। या कभी कभी इसी को DA से डिनोट करते हैं, डाल्टन। किस चीज से दोस्तों, DA से। तो DA का जनरली अब यूज नहीं होता है, डाल्टन का यूज नहीं होता है, AMU या U का यूज किया जाता है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब होता है दोस्तों यूनिफाइड मास। तो एक्चुअल में AMU और ग्राम में क्या रिलेशन होता है, एक्चुअल में AMU होता है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मतलब मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो हमने इस AMU के बारे में देखा और रिलेटिव मास के बारे में देखा, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और एक और बात बता दें कि आपको फील आना चाहिए, बिना फील के मजा नहीं आएगा इस फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने में, कैलकुलेशंस को एक्चुअल में पढ़ने में। तो कुछ डेटाज होंगे जिनको हमको याद भी करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली आपको समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। एक सीक्वेंस में आप पढ़ते जाएंगे तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। अब आइए दोस्तों, ये तो एटॉमिक मास हो गया। अब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट हो गया। अब एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है या मोलर मास क्या होता है। तो अब हमारा जो न्यू टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक मास के बारे में, कि एक्चुअल में आपका एटॉमिक मास क्या होता है।
रिलेटिव मास एटॉमिक मास में डिफरेंसेस क्या होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में, तो मैं उस चीज को भी आपको अभी यहां से क्लियर कर दे रहा हूं। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एटॉमिक मास, या आप इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है एक्चुअल में मास ऑफ वन एटम इन AMU और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU। तो ये दोस्तों जो हो गया आपका वो एक्चुअल में एटॉमिक मास हो गया, और ये जो दोस्तों आपका हुआ वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो इसको हमने बोल दिया क्या चीज, एटॉमिक मास, और इसको हमने क्या बोल दिया दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास। तो आप एटॉमिक मास और इस मॉलिक्यूलर मास को समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल यदि आपको लेकर दिखाऊं एग्जांपल, तो मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na क्या होगा, तो कोई बच्चा बताएगा हमको कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो मैंने कहा कि मास ऑफ वन एटम इन AMU, तो आपको पता है कि मास क्या होता है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो कितने न्यूक्लियंस होंगे सोडियम में, तो आपको पता है कि 23। तो अब उसी को किसमें बता देना है AMU में, तो हम इसको बोल देंगे क्या दोस्तों 23 AMU। यदि आपने केवल 23 बोला तो इसका मतलब ये क्या है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, बिकॉज इट हैज नो यूनिट। लेकिन यदि आपने 23 AMU बोला तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका एटॉमिक मास। तो दोनों में क्या, अब यहां से डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड वाइज रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास दोस्तों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड वाइज रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू दोस्तों व्हाट, एटॉमिक मास। लेकिन ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड वाइज है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, और जो आपका एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है AMU। मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी तो यहाँ पे मतलब मॉलिक्यूलर मास की, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे। तो ये एक्चुअल में हमारा एटॉमिक मास और रिलेटिव मास में क्या हो गया दोस्तों आपका डिफरेंस पता चल गया कि एक्चुअल में रिलेटिव मास और आपका जो ये एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में एक्चुअल में आगे डिफरेंसेस दोस्तों क्या क्या यहाँ पे होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने देखा। अब एक्चुअल में हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं एक रिलेशन के द्वारा। यदि मैं इसको यहां से हटाना चाहूं तो आप इसको बोल सकते हो कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू व्हाट 1 AMU। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में तो मैग्नीट्यूड था, केवल एक AMU से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जो भी मैग्नीट्यूड मिला वो AMU में मिला, और यही आपका क्या हो गया दोस्तों एटॉमिक मास। तो इन सारी चीजों पे हमने आज का अपना लेक्चर देखा। अब आने वाले लेक्चर में हम सीधे टू द पॉइंट स्टार्ट करेंगे आपका कि एक्चुअल में मोल्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने जब फिजिक्स की शुरुआत करी होगी उसमें मोल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो आपको पता है कि लार्ज क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मोल्स का यूज किया जाता है। तो हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट करेंगे मोल्स के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस लेक्चर को देखते रहिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं।